उसको हवा में थ्रो करोगे एट सम इनिशियल एंगल विथ ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप उसको थ्रो करोगे, तो ऐसी चीज को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, उस प्रोजेक्टाइल के लिए हमने कल एक इक्वेशन भी फॉर्म किया था। ठीक है, आपको याद होगा आई एम श्योर। यहाँ से दिस इज लाइक ओरिजिन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन से हमने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था और वो मैंने कहा था कुछ ऐसे जाके गिरता है, दिस इज वे इट गोस। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लो स्टूडेंट अगर कल वाली फॉर्मूलाज याद नहीं है तो। The initial velocity with which it is fired, initial velocity is u bar, ये डायग्राम में देख सकते हो, and the initial angle that u bar makes with x axis, the initial angle is theta. ठीक है, ये देख सकते हो। अब इसमें इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, सी द पॉइंट P. P point is taken on this path. So इसके जो P point की coordinates हैं x, y, the relation between x and y coordinates of this point, वो हमने relation हमने find किया था। y coordinate is equal to x coordinate into tan theta minus half g x square divided by u square cos square theta। याद है ये रिलेशन? मैंने आपको कहा था इसके बारे में that ये जो पूरा पाथ है, on this path you can take any one point, इस पाथ पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, the relation between y and x coordinate of that point is this। ठीक है, इससे हमने फाइंड आउट किया था that ये जो पाथ है, this is the path of the projectile, this path is parabola in shape। याद है, path is parabola in shape। वो ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे y to the power 1 है and x to the power 2 है। जब भी किसी इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट रेज टू 1 होता है और x कोऑर्डिनेट रेज टू 2 होता है, सो इट इज मैथमेटिक्स सेज इट्स अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो ये शेप पैराबोला रहती है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कर रहा हूँ, अगर आपको पैराबोला की कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है अभी, थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करो कि पैराबोला एग्जैक्टली क्या होता है, कैसी शेप होती है। यूटिलाइज योर इंटरनेट फॉर सम कंस्ट्रक्टिव पर्पस। कभी कभी बैठ के जो भी आप यहाँ पे नई चीजें सीख रहे हो, आपका नॉलेज कम है, तो वो चीजें इंटरनेट पे भी ढूंढो। पैराबोला क्या होता है आपको मैंने कहा था, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करो। ठीक है, तो दिस इक्वेशन वी गॉट, आई रिमेम्बर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक कर रहे थे, रेंज फाइंड कर रहे थे, वी वर फाइंडिंग रेंज। रेंज इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। रेंज क्या था याद है? रेंज इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल दिस एंड पॉइंट, the horizontal distance between starting point and the final point। ये था रेंज। रिमेंबर, ये रेंज हमने फाइंड किया था। रेंज इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर। तो रेंज की हमने एक फॉर्मूला डेवलप की थी जो तुम्हारा आधे में है लेकिन हो गई थी ऑलमोस्ट। रेंज की फॉर्मूला हमने बनाई थी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। एक बार कंफर्म करो स्टूडेंट, आपके नोटबुक में ये लास्ट फॉर्मूला होनी चाहिए। इज इट सो? यही है? यस सर। हाँ, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। इसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज किया, द फॉर्मूला फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, बट आप लोग ने बोला हमें वो नहीं पता फॉर्मूला। ठीक है, देखता हूँ मैं आज थोड़ा मैं उसको अलग तरीके से लेता हूँ। सी टेल मी, अपने 10th स्टैंडर्ड में और 11th में भी इनफैक्ट थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। हैव यू स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री इन 11th स्टैंडर्ड? टेल मी कुछ। नो सर। ओके, नहीं स्टार्ट किया। नो सर। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे देखो लिख रहा हूँ साइन ऑफ a प्लस बी। a इज एन एंगल, b इज ऑल्सो एन एंगल। साइन ऑफ a प्लस बी लिखा है। इसकी कुछ फॉर्मूला आपने सीखी है क्या स्टूडेंट? पता है क्या इसकी फॉर्मूला क्या होती है, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला?
नहीं। सो स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर है साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। इसकी एक फॉर्मूला होती है जो आप मैथ्स में सीखोगे। फॉर्मूला ऐसे होती है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला है, आपको चाहिए तो यहाँ पे अपने नोटबुक में, यहाँ पे नहीं बैक साइड नोटबुक में नोट कर लो चाहिए तो, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको मैथ्स में सिखाई जाएगी, एंड इफ यू वांट you can ask your maths teacher to prove this formula for you. sin a cos b plus cos a sin b, ठीक है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये जो a और b दो एंगल्स हैं, here a and b are the two angle, अगर दोनों एंगल्स को मैं थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं, लेट्स से a एंगल इज थीटा, b एंगल इज आल्सो थीटा, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। सपोज a इज आल्सो थीटा एंड b इज आल्सो थीटा, तो एवरीवेयर a और b की जगह पे थीटा लिखो, सो इट बिकम्स sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। तो ये देखिए sin ऑफ थीटा प्लस थीटा, दैट मींस इट इज sin ऑफ 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा बिकम 2 थीटा, तो ये sin 2 थीटा की फॉर्मूला आएगी। ये देखिए sin थीटा cos थीटा प्लस अगेन sin थीटा cos थीटा, इतना टर्म्स देखो, it's like sin theta cos theta again sin theta cos theta, it become twice of sin theta cos theta। देखिए ठीक है, तो देखो मैंने sin 2 थीटा की फॉर्मूला बना ली, ये मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा, in the maths you will learn this, sin 2 theta where theta is any angle, sin of 2 theta is given by twice of sin theta cos theta। क्लियर, ये रिलेशन याद रखो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स में यूज होता है। सो लास्ट टाइम रेंज का जो फॉर्मूला हमने बनाया, सी द फॉर्मूला वाज 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। इन दिस फॉर्मूला सी यहाँ पे 2 प्रेजेंट है रेंज के फॉर्मूला में, sin थीटा इज आल्सो प्रेजेंट, cos थीटा इज आल्सो प्रेजेंट, 2 sin थीटा cos थीटा, ये देखिए यहाँ पर भी है, सो इट कैन बी रिटन एज sin ऑफ 2 थीटा। सो मैं यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा उसकी जगह पे लिख देता हूँ sin of 2 theta into u square divided by g। So this is a new formula of the range, range का एक new formula आ गया, u square sin 2 theta upon g, this is a final formula for range। So range का final formula आ रहा है u square sin 2 theta divided by g। While writing this formula, ये जो मैंने formula बताई sin 2 theta का formula, ये आप साइड में लिख सकते हो as a reason, you can write this as a reason for this step। This is a final formula students, u square sin 2 theta upon g। इसमें अगर अभी भी कुछ confusion है तो you can open your mic and ask, कुछ चीज अभी तक नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। Is there anything that you did not understand yet? Clear है? So this is a formula for विराज निकाय, सर थोड़ा रिपीट करो। अरे रिपीट क्या करूं मैं, आप बताओ तो मैं वो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक फॉर्मूला बताई है, ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे, दैट इज अ मैथ्स टॉपिक। साइन ऑफ 2 थीटा वेयर थीटा इज एन एंगल, साइन ऑफ 2 थीटा एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। थोड़ा फर्क देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 थीटा है, राइट हैंड साइड पे इट्स जस्ट थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा is equal to twice of sin theta cos theta। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं, इनको कभी कभी बोला जाता है these are trigonometric identities। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। sin of 2 theta is twice of sin theta cos है, ये फॉर्मूला पहले दिमाग में डालो, keep this formula in mind। अब रेंज की जो ये फॉर्मूला है, कल हमने रेंज की फॉर्मूला
इस फॉर्मूला में से बनाई थी। रेंज का फॉर्मूला आया 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये फॉर्मूला। इसमें देखो जिसको मैंने टिक मार्क किया है, क्या क्या टिक मार्क किया है मैंने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 थीटा। तो बस मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा उसकी जगह रिवर्स में साइन ऑफ 2 थीटा लिख दिया है। सो हेंस फॉर्मूला बिकम u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देख लो, मैं इसके बारे में अभी और बताने वाला हूँ चीजें, बट कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। इस फॉर्मूला को बॉक्स में पुटअप करो, इट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। This is a formula to calculate the range of projectile। ठीक है, फॉर्मूला भी दिमाग में गया। ठीक है, अगर आपको कभी चेक करना है कि सर फिजिक्स की ये फॉर्मूला है, ये बराबर काम कर रही है कि नहीं, whether it is working or no, बहुत सारे मेथड्स होते हैं फॉर्मूलास को चेक करने के। इफ यू वांट टू जस्ट चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट ये काम कर रही है कि नहीं, सो आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी चेक कर सकते हो। लुक एट दिस डायग्राम। अगर मैं यहां से ऐसे थ्रो करूं थीटा एंगल पे, सबको पता है ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज रेंज। ये डायग्राम देखो, इफ यू थ्रो एट थीटा एंगल द रेंज विल बी देयर। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं थीटा एंगल को इंक्रीज करूं, इफ आई थ्रो दिस वे, लुक एट द पेन, अगर मैं ऐसे थ्रो करूं, इफ आई इंक्रीज द थीटा एंगल, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिरेगा। आई थिंक रेंज विल डिक्रीज। क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रखूं, इफ आई कीप थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूं, how much will be range? Any idea? 0. Yes, it should be 0. 0. हाँ, it should be 0. जैसे ही आप थीटा को 90 करोगे, it will become vertically upward motion. स्टूडेंट, ये प्रोजेक्टाइल में जो आप फॉर्मुलास बना रहे हो, whatever formulas you are making in the projectile, इन सारी फॉर्मुलास में अगर आप थीटा 90 डिग्री डाल दोगे ना, you put theta 90 degree, so automatically it will become a case of vertically upward motion। जब आप किसी चीज को वर्टिकली ऊपर फेंकते हो, इन दैट केस थीटा इज 90 डिग्री ओनली। सो अभी आप लोग ने मुझे बताया कि थीटा 90 होने पे, इफ थीटा इज 90, रेंज विल बिकम 0। लेट्स सी दिस फॉर्मूला आल्सो टेल्स यू सेम थिंग और नो। इन दिस फॉर्मूला इफ आई पुट थीटा 90 डिग्री, ये देखो यहाँ पे थीटा 90 डाला, यहाँ पे 2 थीटा है, इट्स 2 थीटा, सो इट विल बिकम 2 into 90, दैट इज 180। साइन ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर रेंज में आ जाएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 180 अपॉन g। व्हाट इज साइन 180? 0। यस, साइन 180 इज 0। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। साइन 180 विल बी 0, तो रेंज 0 आएगा। तो देखो, आप लोग ने भी बताया था कि रेंज 0 हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी वही बता रही है कि रेंज 0 हो जाएगा। दैट मींस इट्स फॉर्मूला इज करेक्ट। It's a formula that can help you in finding the range of the projectile। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है सर इन चीजों का यूज क्या है, why we are finding all these ranges and all, तो मैंने कल भी बताया था कि जो इंडियन आर्मी है या कोई भी कंट्री की आर्मी होती है, उनके पास मिसाइल्स होती है एनिमी टेरिटरी पे गिराने के लिए। सपोज हमारी कंट्री ने या किसी ने भी एक मिसाइल बना दी, तो मिसाइल को लॉन्च करने से पहले ही उसका रेंज मालूम होना चाहिए। अगर आपने एक मिसाइल बनाई जिसका रेंज आपको मालूम ही नहीं है, यू डोंट नो उसका रेंज कितना है, मतलब आपको यही नहीं पता वो कहाँ पे जाके गिरेगी, हो सकता है आपने लॉन्च किया वो अपने टेरिटरी में ही गिर गई, क्या फायदा। तो लॉन्च करने से पहले ही पता होना चाहिए कि मिसाइल कितना दूर जाके गिरेगी, मतलब रेंज शुड ऑलरेडी बी नोन। सो दिस फॉर्मूला हेल्प्स यू इन कैलकुलेटिंग द रेंज। इस फॉर्मूला से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मैं रेंज में आगे बढ़ रहा हूं अभी। See, I'm going further। ध्यान से सुनो, आपने ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स देखी होंगी, you must have seen some sports जिसमें रेंज, जो प्लेयर रेंज को बड़ा कर देता है, the person who increases the range, वो विन हो जाता है, गेम वो जीतता है जिसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है।
ऐसी कुछ गेम्स हैं जैसे कि जेवलिन थ्रो, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द गेम जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में जो प्लेयर होते हैं वो अपने हाथ में एक स्टिक लेके भागते हैं, भागते भागते वो स्टिक को थ्रो करते हैं लाइक दिस, स्टिक जाके ग्राउंड पे हिट करती है, जिसकी स्टिक सबसे ज्यादा जाके दूर हिट करती है जेवलिन थ्रो में वो विन हो जाता है, राइट। जेवलिन थ्रो में जो स्टिक होती है वो ऐसे जाके गिरती है, जिसका रेंज ज्यादा होता है वो विन हो जाता है, राइट। ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं जिसमें रेंज अगर आप अपना बढ़ा सकते हो, इफ यू इंक्रीज द रेंज यू कैन विन द गेम। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि रेंज बढ़ाते कैसे हैं, हाउ कैन यू इंक्रीज योर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उसका जो आंसर है वो उसकी फॉर्मूला में ही छुपा हुआ है। यू नो द फॉर्मूला ऑफ रेंज, रेंज इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, बराबर। हाँ, अब सपोज एक एथलीट है, देयर इज वन एथलीट जो बार बार क्या कर रहा है, बार बार वो प्रोजेक्टाइल को या जेवलिन थ्रो को बार बार वो एक ही स्पीड पे थ्रो कर रहा है। सपोज एथलीट इज थ्रोइंग द जेवलिन थ्रो ऑलवेज एट द सेम स्पीड, बार बार वो एक ही स्पीड पे थ्रो कर रहा है। दैट मीन्स यू यू जो है, यू इज द इनिशियल स्पीड, यू जो है वो कांस्टेंट है। सपोज यू कांस्टेंट है मतलब बार बार हम लोग एक ही स्पीड पे थ्रो कर रहे हैं, बट एवरी टाइम व्हाट वी आर डूइंग, एवरी टाइम वी आर चेंजिंग द थीटा। यू कांस्टेंट रख के सपोज मैं थीटा बार बार चेंज कर रहा हूं, ठीक है, कीपिंग यू कांस्टेंट आई एम चेंजिंग थीटा, ठीक है। so, ऐसे चेंज करते करते अगर आप थीटा को चेंज करोगे द टर्म साइन टू थीटा, ये जो टर्म है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा भी चेंज होगा। इफ यू चेंज थीटा साइन टू थीटा इज ऑल्सो चेंजिंग। यू नो जिस पर्टिकुलर थीटा पे, एक पर्टिकुलर थीटा पे साइन टू थीटा की वैल्यू सपोज 1 हो गई, there will be one particular theta when sin 2 theta will become 1. Do you know if sin become 1, sin का value 1 हो गया, this is the maximum value that sin function can take. sin जो होता है, sin function, sin कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो when sin become 1 ना, it's a maximum value that sin function can take. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर थीटा पे, एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे साइन का टर्म 1 हो जाएगा, when sin term become 1, that is the maximum value of sin function. जब साइन 1 हो जाएगा उस टाइम पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। जब साइन का टर्म डिक्रीज होगा रेंज भी डिक्रीज होगी एज पर दिस फॉर्मूला, बट व्हेन साइन बिकम 1 दैट टाइम रेंज बिकम मैक्सिमम। सो मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, u इज कांस्टेंट, थीटा इज चेंज्ड, ओके। उसके बाद एट 1 particular value of theta, at one particular theta, sin theta become 1, then range become maximum, तब range maximum होता है when sin 2 theta become 1, when sin 2 theta become 1 then range is maximum। अब सबको पता है sin of 90 degree is 1, sin of 90 degree is 1, so that means 2 theta कितना होना चाहिए, 2 theta must be 90 degree, 2 theta I am saying 2 theta, 2 theta must be 90 degree। जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा तभी sin 2 थीटा 1 होगा ना, 2 थीटा 90, that means theta must be 45 degree, yes 45। so स्टूडेंट यहां से हमें एक नई चीज पता चलती है, अगर आप बार बार प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड पे थ्रो कर सकते हो, लेट्स से यू आर प्रैक्टिसिंग सम स्पोर्ट्स, उसमें आप बार बार जेवलिन थ्रो को बार बार सेम स्पीड पे थ्रो कर रहे हो, यू आपने एक ही रखा हुआ है, यू आर थ्रोइंग एट अ मैक्सिमम पॉसिबल यू, स्पीड आपने मैक्सिमम रखा है, तब आप सिर्फ थीटा चेंज कर सकते हो। व्हेन यू कीप थीटा 45 डिग्री एट दैट टाइम द रेंज विल बिकम मैक्सिमम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, एट थीटा 45 डिग्री रेंज बिकम मैक्सिमम, ये नोट कर लो। और सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि थीटा 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, दैट इज ओके, बट हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज होता कितना है, तो सिंपल है, range is given by this formula,
इसमें sin 2 थीटा का जो टर्म है वो 1 हो गया है, sin 2 थीटा टर्म हैज बिकम 1, तो बाकी क्या बचेगा, u स्क्वायर बाय g बचेगा ना. So maximum range is given by u square by g. It's a formula for maximum range. स्टूडेंट ये मैक्सिमम रेंज है और ये तब अचीव होगी जब थीटा 45 डिग्री होगा. नोट डाउन दिस. Yeah, completed. ओके ठीक है. रेंज के बारे में चलो और एक मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं आपको. ये तो पहले अब याद रखो कि रेंज मैक्सिमम होती है व्हेन थीटा इज 45 डिग्री. तो आज के बाद कभी भी आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आपको सिक्सर के लिए उड़ाना है, तो ट्राई करना आपकी बैट से जो बॉल को हिट करते हो ना, बॉल 45 डिग्री के एंगल पे जाना चाहिए. इन दैट केस बॉल की रेंज मैक्सिमम हो जाएगी और आपका सिक्सर लगने का चांस हो जाएगा. हाँ, अब ये आपके ऊपर है कि आप 45 डिग्री कैसे मेजर करोगे बॉल को हिट करने के टाइम पे, वो आपके ऊपर है. बट इफ यू कीप 45 डिग्री डेफिनेटली रेंज विल बिकम मैक्सिमम. ओके चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अगली जो पॉइंट है वो भी मैं रेंज के बारे में एक बता देता हूँ, बट बिफोर आई डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक पॉइंट यूज होने वाला है. देखते हैं आपको वो ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट पता है कि नहीं. डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 180 minus theta? Sin 180 minus theta is equal to what? Do you know what is sin 180 minus theta equals to? Anybody? मैथ्स में ये सीखा है क्या? ओके सो अक्षय नायर बोल रहा है कि sin 180 minus theta become cos theta. Sneha Beldar is also saying same thing, that sin 180 minus theta become cos theta. बाकी स्टूडेंट एक बार थोड़ा सोच के बताओ, is it true or false? sin 180 minus theta is cos theta. Is it true or false? एटलीस्ट इतना तो सोचना पड़ेगा आपको. सर आपने ही सिखाया था. क्या सिखाया था मैंने बेटा? बताओ क्या सिखाया था मैंने? See, 90 minus theta is cos. हाँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो cos थीटा होता है. ये मैंने ही सिखाया था. आई डोंट रिमेम्बर मैथ्स के टाइम फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था क्या? हाँ स्टूडेंट अभी एक याद रखो, यहाँ पे अगर 180 डिग्री है ना, इट्स अ 180 डिग्री है ओवर हियर. साइन 180 माइनस थीटा अगर है ना, दिस यू विल लर्न इन मैथमेटिक्स आल्सो. ये मैथ्स में भी आप सीखोगे. अगर यहाँ पे 180 डिग्री है तो साइन 180 माइनस थीटा रिमेन साइन थीटा ओनली. मतलब साइन का साइन ही रह जाता है अगर यहाँ पे 180 है तो. और अगर कॉस की भी बात करूं, कॉस का कॉस ही रहेगा अगर 180 है तो. when it is 180 डिग्री, साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस. अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, इन प्लेस ऑफ 180 इफ हियर इज 90 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, तब साइन बिकम कोसाइन. स्टूडेंट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आज नोट कर लो. दिस यू विल लर्न इन मैथमेटिक्स. मैथ्स में आप सीखोगे. इफ इट इज 180, साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस. इफ इट इज 90 डिग्री ओवर हियर, साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन. उल्टा हो जाता है अगर 90 डिग्री है तो. 180 है तो इट रिमेन एज इट इज. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जरूरी है बिफोर आई डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. ये आपको पता होना चाहिए. तो अगर आपके लिए न्यू है, ये दोनों पॉइंट्स कहीं पे नोट कर लो अच्छे से. डोंट वरी जिनको ये सब डिफिकल्ट लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इट विल बी टॉट यू इन द मैथ्स. मैथ्स में आपको ये सब सिखाया जाएगा. देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके सी नाउ, इसके बाद वी वर डिस्कसिंग रेंज. रेंज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज आर. ठीक है. रेंज की फॉर्मूला है
u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, चलो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपने कभी ये सुना होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यू मस्ट हैव हर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे इफ आई टेक एन एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि 30 और 60 का जो सम है वो 90 होता है। 40 डिग्री 50 डिग्री, 40 एंड 50, 40 एंड 50 आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली मैं एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख रहा हूं, वन मोर पेयर। अगर थीटा एक एंगल है, लेट्स से थीटा इज वन एंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। सी, थीटा एंड 90 माइनस थीटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों का प्लस करके देखो 90 डिग्री बनेगा। इफ यू ऐड थीटा विथ 90 माइनस थीटा इट इज 90 डिग्री। तो याद रखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर आपको ये भी याद नहीं रहेगा तो मेंशन करो अपने नोटबुक में दैट द कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हो, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द थीटा इज 90 माइनस थीटा। ये मेंशन कर लो अगर याद नहीं रहेगा तो। इफ यू आर वेरी क्लियर यू कैन अवॉइड। सो थीटा वन एंगल है, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। सपोज हमने एक प्रोजेक्टाइल को थीटा सर आपका आवाज नहीं आ रहा है और वीडियो भी पॉज हो गया है। प्रोजेक्टाइल एट एंगल थीटा। लिखो ये सेंटेंस स्टूडेंट, इफ वी थ्रो अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल थीटा then its range is given by हाँ ये फॉर्मूला लिख लो। its range is given by this formula. okay, give it equation number 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, ओके अब सुनो ध्यान से स्टूडेंट। अब मैं क्या करने वाला हूं, सपोज मैंने फिर से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, अगेन आई थ्रो द प्रोजेक्टाइल, बट इस बार मैंने क्या किया, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा पे थ्रो किया। थीटा की जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उस पे मैंने थ्रो किया। तो थीटा की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सी है, 90 माइनस थीटा है ना, उस पे थ्रो किया। लिखो आगे, नाउ आगे लिखो, नाउ इफ वी थ्रो द प्रोजेक्टाइल, now if we throw the projectile with same speed again, if we throw the projectile with same speed again but at angle 90 minus theta, but at angle 90 minus theta, then its range is given by, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमें वापस रेंज निकालनी है, लेकिन अभी कौन से एंगल पे थ्रो किया है, अभी हमने थ्रो किया है 90 माइनस थीटा एंगल पे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो किया है। सो नाउ इट्स रेंज इज गिवन बाय, सपोज अभी रेंज को मैं लिखता हूं R1। देखो आपने एंगल चेंज किए, आपने पहले थीटा एंगल पे थ्रो किया, दिस टाइम यू आर थ्रोइंग एट 90 माइनस थीटा, एंगल चेंज किया है, सो रेंज भी चेंज हो सकता है। दैट्स व्हाई मैंने रेंज को नाम दिया है R1। R1 इज अ न्यू रेंज। सो रेंज की फॉर्मूला क्या होगी इस बार, इट विल बी u स्क्वायर साइन, रेंज की फॉर्मूला क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। कैन यू टेल मी अभी थीटा की जगह मैं क्या लिख दूं,
90 minus 90 theta. minus theta. So in place of 2 theta, theta की जगह पे आपको 90 minus theta लिखना होगा. So range will be given by u square sine 2. In place of theta, write down 90 minus theta. ये आएगा students. This will come. Okay. अब एक काम करो. Look at this. It's a range when you throw at 90 minus theta. अब इसमें काम करो. Multiply this 2 inside the bracket. 2 को bracket के अंदर multiply करो. Multiply the 2 inside the bracket. So what it will become? U square sine of 2 multiply करो. It becomes sine of 180 minus 2 theta. Are you getting this, students? ये आ रहा है? Yeah, now try to recall. Recall करो. What is sine of 180 minus 2 theta? It will become 180 है ना ये? It's 180 over here. तो 180 के केस में याद करो, sine remains sine only. So sine of 180 minus 2 theta will become sine 2 theta. Sine of 180 minus 2 theta will become sine of 2 theta. So ultimately you will get a new range. आपको new range आएगा R1 equals to U square sine 180 minus 2 theta will become sine 2 theta. ये आएगा रेंज. गिव इट सेकंड इक्वेशन. इसके लिए आप देखो साइड में रीजन लिख सकते हो. रीजन बस इतना ही है दैट साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा. यूजिंग दिस रीजन आई हैव रिटन दिस स्टेप. सो स्टूडेंट ये जो R1 है, इट्स अ रेंज जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो किया है, जब आपने 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया है. ठीक है. You just see equation number 1 and 2. Equation 1 और 2 देखो. कुछ डिफरेंस है रेंज में कि डिफरेंस नहीं है? सेम रेंज है. Not different. सेम है. जब हमने थीटा एंगल पे थ्रो किया और फिर हमने 90 माइनस थीटा एंगल पे थ्रो किया, इन बोथ केसेस जो हमको रेंज मिल रहा है उसमें कुछ फर्क है क्या? देखो नहीं है ना. सो मैं देखो वही लिख रहा हूं. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get R1 is equal to R. R1 equal to R. इसका मतलब है स्टूडेंट रेंज रिमेन सेम फॉर द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उसमें आप पहली एंगल पे थ्रो करो या दूसरे एंगल पे थ्रो करो, रेंज उतना का उतना ही रहेगा. बराबर है ना. ये चीज मैं आपको डायग्रामेटिकली भी शो करूंगा. आई विल शो इट इन डायग्राम. बट पहले आप एक सेंटेंस लिख दो. एड ऑन वन सेंटेंस. Therefore, range remains same. Therefore, range remains same for two complementary angles of projection. Range remains same for two complementary angles of projection. या रिटर्न. ठीक. ये जो आपने चीज अभी लिखी है ना स्टूडेंट, ये आपने मैथमेटिकली चीज प्रूफ कर दिया. वी हैव प्रूव्ड इट मैथमेटिकली. लेकिन मैं आपको भी डायग्राम से भी समझा देता हूँ ये चीज क्या होती है. लुक एट दिस डायग्राम. सपोज मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया. सी आई लॉन्च दिस वे. देखो जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया ना, द थीटा एंगल वाज 20 डिग्री. सब थीटा एंगल 20 डिग्री है. See this. Can you tell me what is the complementary angle for 20 degree? 20 का complementary कौन होता है? 70. 70. ठीक है. तो अभी काम करते हैं. चलो अभी हम लोग इसको 70 डिग्री पे थ्रो करते हैं. Let's keep theta 70 डिग्री. 70 डिग्री is a huge angle. 70 काफी बड़ा एंगल होता है. तो 70 पे आप थ्रो करोगे तो देखो ऐसे जाएगा प्रोजेक्टाइल. देखो ये काफी ऊपर जाएगा.
but ultimately its range will be same. ये भी यहीं पे आके गिरेगा same place पे. So this is a projectile launched at 70 degree. तो ये और ऊपर गया लेकिन देखो रेंज सेम आएगी. ठीक है, चलो एक और पेयर कर लेते हैं. लेट्स डू वन मोर पेयर. यहाँ पे हमने एंगल 20 डिग्री रखा था. 20 से स्लाइडली ऊपर करो 30 डिग्री बनेगा. Just slightly above 20 we can make 30 degree. Suppose we launch a projectile at 30 degree, it will go here. और यहाँ पे जाएगा. ये कहाँ पर है? 30 डिग्री पर है. ओके, अब 30 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है that is 60. 60 जो एंगल है, यस 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा. 60 जो एंगल है 60 is slightly smaller than 70 ना. तो यहाँ पे देखो मैंने 70 लिखा है, उससे थोड़ा नीचे होगा 60 डिग्री. तो ये देखो 60 डिग्री, सपोज इट इज दिस वन, ये 60 है. तो ये कुछ अलग तरीके से जाएगा लेकिन रेंज विल बी सेम. सी द डायग्राम, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. देखो 30 और 60 वाले एक ही जगह पे गिर रहे हैं, 20 और 70 वाले एक ही जगह पे गिर रहे हैं. दैट मींस रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये डायग्राम में दिख रहा है देखो. बस एक लास्ट और कर लेते हैं. Can you tell me if I throw the projectile at 45 degree, 45 will be between 30 and 60. अगर मैं 45 डिग्री पे थ्रो करूं, let's say this is 45 डिग्री फाइनल. देखो मैंने 45 डिग्री पे थ्रो किया है. Anybody 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 45 का 45. अच्छा 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 होगा, राइट? इसका मतलब है 45 का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है. नहीं है ना, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही है, मतलब कोई दूसरा एंगल नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट्री. तो 45 इज अ एंगल, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज 45 इटसेल्फ, नोबडी एल्स. सो 45 का कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है. सो आपको पता है 45 डिग्री पे रेंज बिकम मैक्सिमम. सो एज पर दिस डायग्राम आई कैन ड्रॉ दिस वे. ये देखिए सबसे ज्यादा रेंज है 45 डिग्री पे, ये है रेंज. दिस इज अ रेंज एट 45 डिग्री. और इसके अलावा और कोई एंगल नहीं है जिसपे रेंज सेम होगा. 45 का कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है. सो स्टूडेंट दिस इज अ डायग्राम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको चाहिए तो आप बना सकते हो. दिस डायग्राम क्लियरली शोज दैट रेंज रिमेन्स सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यू कैन ड्रॉ इट. फोर्टी 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा. Okay, completed. Yeah. So I hope you are getting all the points in the projectile motion. Range के बारे में काफी कुछ आपने जान लिया अभी. That range is maximum at 45 degree. Range का फॉर्मूला भी आपके पास है. You can calculate range at any time. ठीक है, चलो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. फ्लाइट का टाइम. टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल T. ये अब हेडिंग पुट कर दो स्टूडेंट. हाँ, अब सबसे पहले मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट समझा देता हूँ क्या होता है. टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टोटल टाइम, जितने टाइम में बॉडी अपना मोशन कंप्लीट करता है, जितना टाइम उसको लगता है मोशन कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. या ऐसे भी बोल सकते हैं जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, दैट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट.
स्टूडेंट कल आपने एक डायग्राम बनाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम जो बनाया था, O was the starting point, H was the highest point and final point was Q. ये डायग्राम आपके पास रहेगा, O, H और Q पॉइंट्स वाला डायग्राम हमने कल ड्रॉ किया था। ये चाहिए तो अभी ओपन करो उस डायग्राम को। इन दिस डायग्राम देखो, सबसे पहले जो बॉडी है वो O से H तक जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम O टू H, दिख रहा है? टाइम टेकन टू गो फ्रॉम O टू H, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, ऊपर जाने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। पहले भी आपने ये वर्ड सुना है। फिर डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, H से वो Q तक जाएगा। द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम H टू Q, इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। H से Q आने का जो टाइम है, सी द डायग्राम एंड यू कैन अंडरस्टैंड। H से Q आने का जो टाइम है उसमें प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। O से H जाने का जो टाइम है, इसमें टाइम में बॉडी ऊपर जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। लेकिन O से Q तक टोटल जो टाइम लगता है, द टोटल टाइम टेकन टू गो फ्रॉम O टू Q, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टोटल टाइम टू गो फ्रॉम O टू Q इन दिस डायग्राम। ठीक है, समझा? सो आई एम गिविंग यू डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ टाइम, राइट डाउन, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to cover its entire path. It's a time taken by the projectile to cover its entire path. ठीक है? So it's a total time of the journey. समझा? आज हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो स्टूडेंट अब एक काम कर सकते हो, ये जो डायग्राम है O H Q जिसमें पॉइंट्स है, O पॉइंट, H पॉइंट, Q पॉइंट, जो हमने कल बनाया था, ठीक है, उसको आज मैं फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। आप भी चाहिए तो ये डायग्राम साथ में बना लो। यूजिंग दिस डायग्राम वी विल फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ड्रॉ दिस डायग्राम अलोंग विथ मी। ये डायग्राम स्टूडेंट ड्रॉ कर लो। नो नीड टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम, कल हमने पूरा समझा था कैसे होता है ये। यू बार को रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट्स में, अगेन यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। या कंप्लीटेड। तीनों पॉइंट्स के नाम दे दो। O पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, H इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड Q इज द फाइनल पॉइंट। कल भी आपने ऐसा सिमिलर डायग्राम ड्रॉ किया था, सेम थिंग। चलो, सो आई होप इट्स ओवर नाउ। सबसे फास्ट साई दलवी ड्रॉ कर लेती है, सबसे पहले बोल दिया, हाँ हो गया। साई दलवी, आपको लगता है जल्दी भाग के कहीं जाना है लेक्चर के बाद? हाँ, सब जल्दी जल्दी करते हो। ओके, रोहित ये वाले का भी हो गया। किंजल ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, गुड। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सो दिस डायग्राम इज ओवर। हाँ, अब
अपना इंटेंशन याद रखो, आपको क्या फाइंड करना है वो एम याद रखो। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम टू कवर द एंटायर जर्नी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो। आई विल कंसिडर द हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू क्यू। ओ से क्यू तक जब बॉडी गया है ना, तो ओ से क्यू तक मैं इसका मोशन कंसिडर करूंगा, बट आई विल ओनली स्टडी हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, राइट ऑन दिस, लिखो कंसिडर ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू क्यू। लिखो कंसिडर ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू क्यू। मैंने आपको कल बताया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हम लोग कोई भी एक लेकर उसकी स्टडी कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करने की कोई नीड नहीं होती है। सो यहाँ पे आज मैं क्या कर रहा हूँ, हियर आई एम ओनली कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू क्यू। ठीक है, मतलब आप सिर्फ अपने हॉरिजॉन्टल क्वांटिटीज पे ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वैल्यूज हैं उस पे ध्यान देना। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन जो रहता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। दैट मीन्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड डज नॉट डिक्रीज। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। सो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द एक्सेलरेशन विल बी जीरो। बॉडी का स्पीड नहीं चेंज होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो इसलिए मैं एक ही फॉर्मूला लगा सकता हूं। आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, हाँ, बस अभी इसमें लोग वैल्यू डालेंगे। हाँ, कोई बता सकता है यहाँ पे आपको लेना क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेना है एंड टाइम लेना है। एवरीथिंग शुड बी हॉरिजॉन्टल। कोई बता सकता है वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिखूं अभी? व्हाट U cos वेलोसिटी theta. आई शुड टेक? cos theta. u cos theta. U cos theta. Cos theta. Yes, in place of velocity you take u cos theta. अभी आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। थोड़ा सोचो, हाउ मच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू क्यू? ओ से क्यू तक जो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो कितना होगा? R. यस, आर होगा। सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप आर लिख दो। ठीक है, अब टाइम पे आते हैं। यहाँ पे आपको वो टाइम लिखना चाहिए जो ओ से क्यू पहुंचने में लगेगा। दैट इज द टाइम, द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ओ टू क्यू, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ना। तो टाइम की जगह हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, कैपिटल टी। इट विल बी द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ओ टू क्यू। आर इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू क्यू। वेलोसिटी इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल। तो आपकी फॉर्मूला आ रही है u cos थीटा इक्वल टू r अपॉन t। अब एक काम करो स्टूडेंट, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला ऑफ रेंज, और u cos थीटा और t को इंटरचेंज करो, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ t। t का फॉर्मूला बनाओ यहाँ से एंड सब्स्टिट्यूट r। सो t का फॉर्मूला क्या आएगा? आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इट्स u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g डिवाइडेड बाय u cos थीटा। स्टूडेंट आई होप आपको ये चीज मिलेगी। देखो, आर यू गेटिंग दिस टर्म? Yes. चलो इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज गिवन बाय, आज ही मैंने बताया था, साइन 2 थीटा इज सेम एज 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। दिस वैल्यू यू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। ये चीज आप यहाँ पे डालो, इन प्लेस ऑफ साइन 2 थीटा यू राइट दिस। और उसके बाद स्टूडेंट जो जो चीजें कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन वगैरह सब आप खुद करो एंड टेल मी द फाइनल फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट।
Yeah, what formula you are getting? Mic on करके बताओ. 2u sin theta 2u by sin theta by g. Yes. yes. 2u sin theta by g. करेक्ट. हाँ, तो आपका ये फॉर्मूला करेक्ट है. पुट इट इन द ब्रैकेट्स, बॉक्स में डाल दो इसको. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब इतने टाइम में बॉडी ऊपर जाके नीचे दोनों होता है. इट्स अ टाइम ऑफ फ्लाइट. इसके बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आगे बताऊंगा, बट आज के लेक्चर में बताऊंगा इसके बारे में कुछ और. बट पहले आप यहां तक कंप्लीट करो. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. भले आप साइड में लिख दो, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है. 2u sin थीटा अपॉन g. अब स्टूडेंट हमें टाइम ऑफ फ्लाइट तो मिल गया. इसके बाद हम लोग एक चीज और लास्ट में फाइंड करेंगे. वी विल आल्सो फाइंड टाइम ऑफ एसेंट. सो नाउ यू कैन पुट द स्मॉल हेडिंग. एक छोटा हेडिंग डाल सकते हो, टाइम ऑफ एसेंट. ठीक है. ये देखो, टाइम ऑफ एसेंट की जो सिंबल होती है, इट कैन बी डिनोटेड बाय द सिंबल TA. ऐसे लिख सकते हैं TA, दैट मीन टाइम ऑफ एसेंट. तो अभी हम लोग टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है. अब ध्यान से देखो टाइम ऑफ एसेंट कैसे फाइंड करते हैं. हाँ, लुक एट दिस डायग्राम. ये डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, राइट? चलिए, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से इस पर फोकस करना. जस्ट लिसन, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग. जब ये प्रोजेक्टाइल जो है O पॉइंट से स्टार्ट करता है, व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम O पॉइंट, इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली. हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में मूव करता है. इफ आई फोकस ऑन वर्टिकल मोशन, अगर मैं वर्टिकल मोशन पे फोकस करूं, तो इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी, इट इज u sin थीटा. बट u sin थीटा इज अ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. वो इनिशियल है. जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है ना, एज इट गोज अप, आई एम फोकसिंग ओनली ऑन वर्टिकल मोशन. जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है ना, तो इसका जो वेलोसिटी है u sin थीटा, जो इसका वेलोसिटी है u sin थीटा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होने लगती है. वर्टिकल वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. आपको पता है ना, जब आप कोई चीज को ऊपर थ्रो करते हो तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है. सिमिलरली हियर आल्सो, when this projectile starts from O point, the vertical velocity goes on decreasing. u sin theta goes on decreasing. So obviously एक point आएगा जिस point पर u sin theta will become 0. Vertical velocity will become 0. Because of decreasing, it will become 0. ये जो highest point है ना, see this H point. H point is the highest point. आपको पता है प्रोजेक्टाइल H point से और ऊपर नहीं जाता है. H point के बाद वो और ऊपर नहीं जाता है, because H point पर आके u sin theta 0 हो जाता है. Yes, it's a very important point. H is a point where vertical velocity becomes 0. So डायग्राम में एक बात बताओ, डायग्राम में ये H point आपको दिख रहा है. H point पे इसकी vertical velocity 0 हो जाती है, लेकिन horizontal velocity remain constant. तो यहाँ पे मैं H point पे सिर्फ horizontal velocity ड्रॉ कर सकता हूँ. See this. ये कौन सी वेलोसिटी मैंने ड्रॉ की है? ओनली हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल वेलोसिटी बिकम 0 एट हाईएस्ट पॉइंट. तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्रॉ की है. आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट. हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. तो यहाँ पे u cos थीटा इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हियर आल्सो इट विल रिमेन u cos थीटा. लेकिन यहाँ पे u sin थीटा बिकम 0 हाईएस्ट पॉइंट पे. ठीक है. आपको चाहिए तो अपने डायग्राम में ये ड्रॉ कर लो. हाईएस्ट पॉइंट पे इट हैज अ वेलोसिटी u cos थीटा. इट इज प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नो वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है. कंप्लीटेड. समझा ये चीज? सो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई. दैट्स व्हाई
प्रोजेक्टाइल जो है वो h पॉइंट के और ऊपर नहीं जाएगा, दैट्स व्हाई h इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ गया। तो चलो, दिस पॉइंट इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ये पॉइंट पता होनी चाहिए। चलो अभी स्टूडेंट मैं टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट ऑन वन सेंटेंस। टाइम ऑफ एसेंट में एक सेंटेंस लिखो, कंसीडर ओनली वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to H। कंसीडर ओनली वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to H। ठीक है, सो वी आर कंसिडरिंग, वी आर स्टडिंग ओनली फ्रॉम O to H। O से H तक हम लोग खाली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब O इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, H इज माय फाइनल पॉइंट फॉर द स्टडी। अब स्टूडेंट प्लीज ये फॉर्मूला अप्लाई करो, V इक्वल टू U प्लस AT। अप्लाई दिस फॉर्मूला, V इक्वल टू U प्लस AT। इसमें जो जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके ऊपर बार दे दो, V बार, U बार, A बार एंड T। ठीक है, अब देखो आपने क्वेश्चन में लिखा है, आपने ऊपर सेंटेंस में क्या लिखा है, दैट कंसीडर ओनली वर्टिकल मोशन। सो दिस फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग फॉर वर्टिकल मोशन। ओके, आपकी O जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, O इज इनिशियल पॉइंट और H इज अ फाइनल पॉइंट। O से H के बीच में आप ये इक्वेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, सो लुक एट दिस इक्वेशन। आप एक बार बताओ, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स लेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम लोग लेंगे? वी विल कंसीडर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे मैं देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स लेंगे, मतलब आई विल टेक वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी एंड एवरीथिंग विल बी वर्टिकल। सो क्या मुझे कोई बता सकता है ये जो V है, V is a final velocity ना, this V is a final velocity, how much is final vertical velocity? 0. Zero. Yes, Mayuresh ने correct answer दिया, Devika also correct. So student, V 0. will be 0. Kedar also correct, V will be 0. Final speed 0. U is the initial speed ना, how much will be initial speed? It's U sin theta. लेकिन आप डायग्राम चेक कर सकते हो, U sin theta is in upward direction, इसलिए मैं इसको प्लस में लूंगा। एक्सेलरेशन क्या लेंगे? इन द वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज टेकन एज -g। माइनस इसलिए बिकॉज g का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, इनटू t। ऑब्वियसली दिस t विल बी द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम O to H। ये इक्वेशन में O से H के बीच में लगा रहा हूं, t will be the time taken to go from O to H, so that is time of ascent, so t become TA। यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट लिख दो। सो अब ये जो है माइनस GTA, यू कैन सी माइनस GTA, पास द GTA ऑन दैट साइड, G times TA equal to U sin theta। So find out the time of ascent from this। So time of ascent आ रहा है U sin theta upon G। स्टूडेंट ये पूरा समझने की कोशिश करो, अगर किसी को डाउट है, if anybody is not having this clear idea how we did this, you open your mic and ask। किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। इसमें अगर कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज आस्क। इज इट क्लियर? ओके, आस्था राठौड़ को कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड आस्था, यू हैव नो डाउट। ओके, शेरॉन आल्सो इज डाउटलेस, शेरॉन इज आल्सो नॉट हैविंग एनी डाउट। गुड, चलो बस अभी स्टॉप मैसेजिंग। टाइम ऑफ एसेंट यू गॉट U sin theta by G, बराबर। एक काम करो, here you got time of ascent U sin theta by G, प्लीज चेक टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट चेक करो, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 times U sin theta by G।
टाइम ऑफ फ्लाइट आपने ऊपर फाइंड आउट किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 times u sin theta by g, 2 times u sin theta by g, एंड टाइम ऑफ ascent क्या है, 1 time u sin theta by g। इससे आप सिंपल एक कंक्लूजन निकाल सकते हो स्टूडेंट, you can find one conclusion that time of flight is double of time of ascent. Can I write on this relation? The time of flight is twice of time of ascent. आपका time of flight, Yes. time of जो ascent है, it is u sin theta by g, u sin theta by g, और time of flight है twice of u sin theta by g, so it is double। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपल हिंदी में बोलूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उससे डबल टाइम टोटल जर्नी के लिए लगता है। ठीक है, इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज आई कैन से दिस वे, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उससे डबल टाइम पूरे जर्नी के लिए लगता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। अब स्टूडेंट थोड़ा सोच के मुझे आंसर देना, व्हाट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये मिला के क्या होगा? Time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। यस, वेरी गुड, सब स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया वो वर्ड्स में लिखो स्टूडेंट, लेट्स राइट ऑन इन सेंटेंस। ऐसे लिखो स्टूडेंट, हाँ राइट ऑन दिस वे, सिर्फ ये सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे वैसा लिखो। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट is equal to time of flight। ठीक है, ये देखो, अब हम लोग ये लिखने के बाद हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म में टाइम ऑफ एसेंट को मैं लिखूंगा TA, टाइम ऑफ डिसेंट को लिखो TD, स्मॉल d कैपिटल D कुछ भी लिख सकते हो। टाइम ऑफ डिसेंट इज TD, टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T। सो ये क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। अब हमने पीछे क्या प्रूफ किया, अभी हमने प्रूफ किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह आई एम राइटिंग डबल ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। स्टूडेंट चेक द स्क्रीन और समझो क्या कर रहा हूं मैं, वो खुद समझो। ओके, now pass the TA from left hand side to right hand side। LHS से जो टाइम ऑफ एसेंट है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो, सो आपको टाइम ऑफ डिसेंट मिल जाएगा। yes, so we are getting the result that time of descent is equal to time of ascent। important result है, time of ascent is equal to time of descent। ठीक है, गॉट दिस? इसको अगर मैं सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगता है। इज इट करेक्ट? तो आपको जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में ये जो मैंने अभी प्रूफ किया, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टाइम ऑफ एसेंट, इसके बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता देता हूं आपको। ठीक है, अभी तक देखो हमने ज्यादातर हम लोग जब भी लेक्चर लेता हूं मैं फिजिक्स रिलेटेड ही बातें करते हैं। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स से कुछ अलग। ठीक है, देखो टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टाइम ऑफ एसेंट, ये हमने फिजिक्स में प्रूफ किया है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए है, मतलब कोई भी बॉडी जब आप हवा में उछालते हो, व्हेन यू थ्रो एनी बॉडी इन द स्काई, तो उसका टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट इक्वल होता है। ये हमने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ किया है। इसका एक स्पिरिचुअल पॉइंट भी है, रिलीजियस वे में भी इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट चलो मैं आपको एक फिजिक्स से हटके कुछ चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
हमारे एंशियंट टाइम में हमारे पास वेदास होते थे। 4 वेदास हैं, आपको पता है। एंशियंट टाइम में लिखे हुए बुक्स हैं वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदास में भी आपको पता है, वेदास में हमारे लाइफ को कैसे जीना चाहिए, हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ, उसके बारे में लिखा हुआ है वेदास में। हाउ वी शुड लिव अ लाइफ, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, वो वेदास में लिखा हुआ है। ठीक है, आजकल वेदास पढ़ाए भी नहीं जाते हैं, ना किसी को नॉलेज होता है वेदास का ज्यादा। वेदास में अगर कोई वेदास की स्टडी करता है ना, तो वेदास में ये भी पॉइंट लिखी हुई है कि दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये पॉइंट वेदास में भी लिखी हुई है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन वेदास में ये पॉइंट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी हुई है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट नहीं लिखी हुई है। वेदास में ऐसा क्यों लिखा हुआ है टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट? वेदास में ये ह्यूमन बींग्स के लिए लिखा हुआ है। ह्यूमन बींग की लाइफ में भी टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट इक्वल होता है हमेशा। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। टू एक्सप्लेन दिस आई एम गिविंग वन एग्जांपल। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने लिखा है टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी वैलिड है। इट्स आल्सो वैलिड फॉर ह्यूमन बींग्स। लेट्स टेक वन एग्जांपल। देखो, जब वेदास लिखे गए थे ना, इट वाज अराउंड 2500 इयर्स अगो। आज से 2500 इयर्स अगो वेदास वर रिटन। उस टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स होते थे, उनकी एवरेज लाइफ 100 इयर्स की मानी जाती थी। वेदास में लिखा हुआ है कि एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स 100 इयर्स कम से कम जीना चाहिए, 100 इयर्स। आजकल टेंशन्स की वजह से और बराबर पोल्यूशन वगैरह उनकी वजह से लाइफ स्पैन कम हो गया है। लेकिन आइडियली अ मैन शुड लिव 100 इयर्स। सपोज किसी आदमी की लाइफ 100 इयर्स है, ठीक है, तो वेदास में लिखा हुआ है, वेदास में लिखा हुआ है कि 100 इयर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट 25 इयर्स ऑफ लाइफ, नेक्स्ट 25 इयर्स ऑफ लाइफ, देन अगेन नेक्स्ट 25 इयर्स, एंड दिस इज लास्ट 25 इयर्स। लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है वेदास में। ये वेदास के हिसाब से है। लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। 25 इयर्स फर्स्ट, देन 25, देन 25, देन 25। पहले जो 25 इयर्स होते हैं ना, मतलब 0 से 25 इयर्स तक जो लाइफ होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम। फर्स्ट 25 इयर्स की जो लाइफ है ना, इट इज कॉल्ड एज ब्रह्मचार्य आश्रम। ठीक है, अगले 25 इयर्स की जो लाइफ है, दैट मीन्स 26 टू 50 इयर्स, अगले 25 इयर्स की जो लाइफ है, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। उसके अगली जो 25 इयर्स की लाइफ है, मतलब थर्ड पार्ट, थर्ड जो 25 इयर्स की लाइफ है, मतलब 51 एज से लेके 75 की एज तक, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ। और आखिरी 25 इयर्स की जो लाइफ है, लास्ट 25 इयर्स की जो लाइफ है, उसको बोलते हैं संन्यास आश्रम। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सो आपने ये सुना होगा स्कूल लेवल में भी, फर्स्ट 25 इयर्स इज कॉल्ड ब्रह्मचार्य आश्रम। फर्स्ट 25 इयर्स में वेदास में ऐसा लिखा हुआ है कि जो पहले 25 इयर्स की लाइफ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम, उसमें एक ह्यूमन बीइंग की ड्यूटीज क्या होती है? आपकी ड्यूटी होती है सिर्फ खेलना, अपनी बॉडी स्ट्रांग बनाना, खाना पीना, और गुरुकुल में जाके एजुकेशन अक्वायर करना। ये काम होता है फर्स्ट 25 इयर्स में। एजुकेशन लेना, गुरु के पास जाना, खेलना, बॉडी बिल्ड करना, खाना पीना, दैट्स इट। दिस इज अ लाइफ ऑफ फर्स्ट 25 इयर्स। उसके बाद जो अगले 25 इयर्स की लाइफ है, नेक्स्ट 25 इयर्स जो है, दैट इज कॉल्ड गृहस्थ आश्रम। उसमें काम होता है मैरिज, फैमिली, बिजनेस, अपनी ड्यूटीज निभाना, सोसाइटी की तरफ जो आपकी ड्यूटीज है वो ओबे करना, बिजनेस करना, पैसा कमाना, फैमिली रन करना, मैरिज एंड ऑल, दैट इज 25 इयर्स। सो पहले 50 इयर्स जो है ना, वो टाइम ऑफ एसेंट के हो गए। फर्स्ट 50 इयर्स आर टाइम ऑफ एसेंट। इसमें हर चीज इंक्रीज होती है, एवरीथिंग ग्रोस, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप ग्रो करते हो। तो फर्स्ट 50 इयर्स आर टाइम ऑफ एसेंट आइडियली। अब नेक्स्ट जो 50 इयर्स हैं वो टाइम ऑफ डिसेंट होते हैं। मैं आपको खाली बता दूं वेदास में क्या क्या लिखा हुआ है आपकी लाइफ के बारे में। सो अभी जो थर्ड 25 इयर्स है, थर्ड 25 इयर्स, दैट मीन्स फ्रॉम द एज ऑफ 51 इयर्स टू 75 इयर्स, उस एज को बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या होता है, आपने वेदास के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए थर्ड फेज में? अकॉर्डिंग टू वेदास,
आपको अपने जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को अपना काम सिखाना चाहिए. यू हैंड ओवर योर वर्क टू द चिल्ड्रन. बच्चों को काम सिखाना चाहिए, बच्चों की शादी करनी चाहिए, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म करना चाहिए फ्रॉम 51 to 75 years. ठीक है. और लास्ट जो 75 years है, लास्ट 75 years, लास्ट 25 years जो है, दैट इज कॉल्ड संन्यास आश्रम. उसमें क्या करना चाहिए? लास्ट 25 years में आपको अपनी घर को छोड़ देना चाहिए. यू शुड लीव योर हाउस, यू शुड गो इन द जंगल. भगवान को याद करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करो, जो करना है करो. जंगल में चले जाओ, लीव द कंट्री, बाहर चले जाओ और कहीं भगवान को याद करते करते अपनी लाइफ को खत्म कर दो. दैट इज द लास्ट 25 years. दिस इज अ लाइफ मेंशन्ड इन द वेदास फॉर 100 years. तो ये लाइफ के बाद वेदास में ही लिखा हुआ है कि पहले 50 साल जो है दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, अगले जो 50 साल है वो टाइम ऑफ डिसेंट. तो वेदास में भी है ये टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. और वेदास में एक लास्ट पॉइंट ये भी लिखी हुई है कि वेदास जब लिखे गए थे, व्हेन वेदास वर रिटन, दैट वाज अ सतयुग टाइम, सतयुग का टाइम था. बाद में टाइम चेंज होता है, नाउ इट इज कॉल्ड कलयुग. नाउ टाइम चेंज हो गया है. ठीक है. लेकिन वेदास में ये भी लिखा है कि कभी भी कुछ भी टाइम चेंज हो जाए, लेकिन ये रूल हमेशा फॉलो होता रहेगा, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट. तो आज भी अगर किसी आदमी की लाइफ 80 years की है, इफ समबडी इज लिविंग फॉर 80 years, सो अप्रोक्सीमेटली पहले 40 साल टाइम ऑफ एसेंट होता है और अगले 40 साल टाइम ऑफ डिसेंट होता है. तो बिलीव मी, ये एक यूनिवर्सल रूल है, पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है. टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है. जितना जल्दी आप ऊपर जाओगे उतना जल्दी नीचे भी आएंगे. अगर जल्दी ऊपर गए तो जल्दी नीचे भी आ जाओगे. ठीक है. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड. जितना जल्दी आप ऊपर जाएंगे तो जल्दी से नीचे भी आ जाएंगे. If somebody goes up by shortcuts, so that same person comes down also very quickly. Clear students? Time of ascent is equal to time of descent. ठीक है. Yes. आपको वेदास से रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट जाननी हो ना तो यू कैन कंसल्ट मी. आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ वेदास ऑल्सो. ठीक है. ओके. नाउ so we were discussing projectile motion. आज काफी सारी थियरी पॉइंट्स हमने कवर कर ले. many points we have covered. कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं थियरी में, that we can do later, या मैं आपके ऊपर भी छोड़ सकता हूँ वो पॉइंट. now before I go to any new point, ठीक है, today we will not go to any new point. today I will solve one or two numericals on projectile motion. ठीक है. right on. first numerical, एक न्यूमेरिकल करते हैं. right on. Okay, लिखो. A ball is projected. A ball is projected from ground at initial angle of. A ball is projected from ground at initial angle of 60 degree with horizontal. Initial angle of 60 degree with horizontal. लिखा. full stop. After 2 seconds, after 2 seconds, the direction of its velocity, after 2 seconds, the direction of its velocity become horizontal. After 2 seconds, direction of its velocity become horizontal. Then find initial velocity of projection. Then find initial velocity of projection. लिखा स्टूडेंट्स. ठीक है. सो इसको सॉल्व मैं कर दूंगा, डोंट वरी, आई विल बी देयर, बट आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम टू थिंक ओवर इट. आप खुद ट्राई करो आपको चाहिए तो.
You try for 2 minutes. If anybody gets the answer, it is well and good. You can tell me. Otherwise, I will do after 2 minutes. Try. You can keep answer in the fraction. Fraction में भी चलेगा answer. Yeah, not getting any answer. Sharon Saji. Yes, answer is correct. Mayuresh Mudliar also answer is correct. Shubham Kedar. Yeah, Rohit Yevle. Yes, answer is correct, student. Answer है 39.2 divided by root 3. 39.2 divided by root 3. Yes. Answer is correct, students. 39.2 divided by root 3. So, देखो, I think ये easy है. Question आप लोग ने कर लिया होगा. फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है, if you are not getting, so question में ये लिखा हुआ है that theta is 60 degree. Look at this. Theta is 60. और ऐसा लिखा है कि after 2 seconds velocity become horizontal. आपको ये याद होना चाहिए कि जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, when body reaches highest point पे वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती है. तो हाईएस्ट पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी बिकम कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल. दैट मींस 2 सेकंड जो है वो टाइम ऑफ एसेंट है. टाइम ऑफ एसेंट इज 2 सेकंड. तो यहाँ पे आप टाइम ऑफ एसेंट की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, u sin theta by g. u sin theta by g is the time of ascent. टाइम ऑफ एसेंट इज 2 सेकंड. ये इक्वेशन को यूज करो और इसमें से u फाइंड करना है. सिर्फ यहाँ से u फाइंड आउट करना है. So I hope everybody got this. Answer is 39.2 divided by root 3. That is the answer. Okay, clear? ठीक है स्टूडेंट. चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. एक्चुअली इट वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी. ठीक है, चलो अब मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ. स्लाइटली डिफिकल्ट. रेड ऑन. In a war, in a war, मतलब लड़ाई के टाइम पे, in a war, a tank which can throw the bomb, a tank
which can throw a bomb with velocity 108 kilometer per hour, with velocity 108 kilometer per hour at angle 30 degree, comma, wants to wants to target the enemy truck, wants to target the enemy truck at a distance of 10 kilometers, full stop. If the truck is running with velocity, of 36 kilometer per hour, if the truck is running with velocity of 36 kilometer per hour away from tank, 36 kilometer per hour away from tank, then find the time and the distance, at which the truck can be hit by the bomb. Then find the time and the distance at which the truck can be hit by the bomb. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखा ना? सो मैं क्वेश्चन अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं पहले. लुक एट दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे देखो एक टैंक है लाइक दिस. ये टैंक है. ओके, ये टैंक जो है इट कैन थ्रो अ बॉम्ब. ये बॉम्ब को थ्रो कर सकता है. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब इज u. ये आपको गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर. u इज 108 किलोमीटर पर आवर. हाउ टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड वो मैंने आपको सिखाया था, उसको हम लोग बाद में करेंगे. दिस इज u. थीटा एंगल, जिस एंगल पे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, ये एंगल है 30 डिग्री. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो टैंक है इससे 10 किलोमीटर अवे, टैंक से 10 किलोमीटर अवे यहां पर एक ट्रक है. ट्रक इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस टैंक. ओके, और ये ट्रक है टैंक से अवे जा रहा है. इट्स गोइंग अवे. सपोज जो ट्रक की स्पीड है, ट्रक की स्पीड को मैं v लिख देता हूं. v, ट्रक का स्पीड जो है वो v है. आई थिंक इट इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर. सो दैट इज v. ये देखो डायग्राम में. सो ऑब्वियसली जो टैंक है वो ट्रक को हिट करना चाहता है, लेकिन ट्रक इज गोइंग कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड. लेकिन पॉसिबल है, it is possible that the bomb may hit the tank, may hit the truck. Suppose यहाँ पर जब ट्रक यहाँ पर पहुंचेगा, when truck is here, suppose उस टाइम पे ये इसको हिट करेंगे. This is a suppose situation. ऐसे यहाँ पे हिट होगा. So ट्रक initially 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है. So ट्रक थोड़ा आगे जाएगा और यहाँ पे जाके उसको हिट करेगा. सपोज ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इस, ये जो डिस्टेंस है सपोज इट इज x,
ये x डिस्टेंस है, और ये बॉम्ब को यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो t है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज t। हमको ये t और x दोनों कैलकुलेट करने हैं। वी वांट टू कैलकुलेट x आल्सो एंड t आल्सो। इधर लिख देता हूं मैं, x and t both we have to find, ठीक है। u is the velocity of the bomb fired from the tank, v is the velocity of truck, that is 36 km/h। अब आप काम करो, जिनको मैं ये सॉल्व करके देता हूं, डोंट वरी, जिनको चाहिए आप डायग्राम ड्रॉ कर लो एंड प्लीज कन्वर्ट दिस km/h इनटू मीटर/सेकंड। मैंने बताया था टू कन्वर्ट km/h इनटू मीटर/सेकंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करो। Multiply these velocities with 5/18 to convert it into meter/second। इतना आप कर लो, फिर मैं आगे करता हूं। फिर do this much। Yeah, convert velocities into meter/second। So u will be 30 meter/second and v will be 10 meter/second। velocity 30 और 10 आएगी स्टूडेंट्स। velocity of the bomb will come 30 and velocity of the truck will come 10। multiply by 5/18। ओके, यहां तक हो गया सबका, ठीक है। नाउ लिसन, ऑब्वियसली ये जो बॉम्ब है आपने यहां से लॉन्च किया और यहां पे जाके गिरा है। सपोज ऐसा सच में हुआ है कि ट्रक को ऐसे हिट किया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल? रेंज कितना होना चाहिए इस काम के लिए? रेंज इज 10 किलोमीटर प्लस एक्स। प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर प्लस एक्स। सो ट्रक को टारगेट करने के लिए इट इज कंपल्सरी दैट रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी 10 किलोमीटर प्लस एक्स, बराबर। रेंज इतना होना चाहिए 10 किलोमीटर प्लस एक्स, बट रेंज इज गिवन बाय द फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये रेंज की फॉर्मूला है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g मस्ट बी इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे भी आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 किलोमीटर इज सेम एज 10,000 मीटर्स प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको u मैंने दिया हुआ है, u 30 है, u इज 30। सो यहाँ पे 30 का स्क्वायर होगा विच इज 900। g का वैल्यू 10 ले लो, टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10। g 10 ले रहा हूं मैं। थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इज 30। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है ना, थीटा इज 30, 30 into 2 becomes 60, it becomes sin of 60 डिग्री। स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन में एक थोड़ा वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। वन वैल्यू यू हैव टू चेंज। यहाँ पे हमने 10 किलोमीटर लिया है ना, इनिशियली टैंक इज 10 किलोमीटर अवे। इस 10 किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज दिस 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को चेंज करके यहां पे लिख दो इट इज 500 मीटर्स, 500 मीटर्स। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 500 मीटर्स। चेंज कर दो, 500 मीटर्स कर दो। Make a change in the question only. Initial distance between
between truck and the tank is 500 meters. क्योंकि उसके बिना नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स. चेंज सम डेटा. हाँ, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं. Zero zero gets cancelled. It's 90 into root 3 by 2. स्टूडेंट एक काम करो, इस क्वेश्चन के ना जो डेटा मैंने दी है, नंबर्स दैट आई हैव गिवन, आई थिंक दे आर नॉट करेक्ट. तो x इज कमिंग इन नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव में आ रहा है, इस वजह से सिर्फ नंबर्स का प्रॉब्लम है. नेक्स्ट टाइम मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लूंगा. लीव इट राइट नाउ. इन द नेक्स्ट टाइम वी विल कवर दिस क्वेश्चन. स्किप दिस. थोड़ा डेटा खाली नंबर जो मैंने दिए हैं वो रॉन्ग है एक्चुअली. आई हैव टू चेक द डेटा वंस अगेन एंड आई विल गिव इट नेक्स्ट टाइम. So आज जो भी कर रहा है स्टूडेंट, make it clear. Next time when I will come, I will ask you formulas which we've developed today. So अगली बार आने से पहले थोड़ा रिवाइज करके आना. I can ask you formulas.